अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ आलम रोया बाय तहरीम अर्शद एपिसोड 107। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसा लग रहा है। वैसे ये नावल काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी नॉलेजेबल है और बहुत ही मज़ेदार है। ज़िंदगी का उतार चढ़ाव, हर चीज़ बहुत ही प्यार से और बहुत ही उम्दा लफ्ज़ों में जो है राइटर ने लिखा है। तो आप लोगों का इस नावल के बारे में क्या ख़्याल है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही इस नावल को अपने कॉन्टेक्ट में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम इस नावल को स्टार्ट करते हैं। अब्राहम और उसके साथ सॉलिसिटर चीफ के कमरे में मौजूद थे। चीफ ने सॉलिसिटर की ऊपर उठने के बाद से फ़ौरन से झुकती हुई नज़रें देखी। चीफ उसका जायज़ा ले रहे थे, ऊपर से नीचे जाती आंखें, मरोड़ती उंगलियां। कुछ कहना चाहते हो, केस हार गए हो। वो खामोश रहे। उन्होंने अब अब्राहम को देखा। शाम तक तुम्हारा इस्तीफ़ा मुझे मेज़ पर चाहिए। उसने लब खोले। सीसीपी हाजरा ने हमें सबूत दे दिया है। वो तबीब असली कातिल है। उसके और मुलजिमा के दरमियान अदावत थी। अगर हाजरा उसकी मालूमात ना निकालती तो हमें तो सच पता ही नहीं चलता। और अब तो मुझे शक है मकतूला की क़ल्ब हरकत बंद होने के पीछे भी वही जिम्मेदार है। उस तबीब ने अपना बदला लिया है। बस कर दो, चीफ ने मेज़ बजाई। वो खामोश हो गया। तुम फिर उस औरत की तरफदारी कर रहे हो, अब्राहम ने जब से कहा। नहीं चीफ, मैं बस ये कह रहा हूँ हमें पुलिस से मदद लेनी चाहिए और असली कातिल की तफ्तीश करनी चाहिए। चीफ की आवाज़ बुलंद हुई। मैंने पूछा तुम उस औरत की तरफदारी कर रहे हो, अब्राहम चिल्ला पड़ा। हाँ कर रहा हूँ। आगे हाथ बांध कर खड़े सॉलिसिटर ने चौंक कर उसे देखा। कर रहा हूँ, और वो औरत है तो क्या हुआ, अगर औरत है तो क्या हो गया। सीसीपी एलिजाबेथ अव्वल मलिका और विक्टोरियन ज़माना ख़त्म हो चुका है। ये 20वीं सदी है और 20वीं सदी के साथ तमाम भोंडे कानून भी ख़त्म हो चुके हैं। वो सांस लेने के लिए रुका। अब वो अवामी मकामात में चॉकलेट खा सकती है। इंग्लिस्तान ने 19वीं सदी की दुहाई में औरतों का बाहर सफ़र करते चॉकलेट खाना ममनूक था। वो ओह बकवास बंद करो, चीफ ने बेजारी से हवा में हाथ हिलाया। जाओ दफ़ा हो जाओ यहाँ से और इस्तीफ़ा तैयार करो। सॉलिसिटर ने अब्राहम को देखा और घूर कर कहा, माफ़ी मांग लूँ। चीफ अफसोस से उसे देखते हुए कहने लगे, खुश रहने के लिए सबसे पहले अपनी मोहब्बत में मुब्तला होना पड़ता है, पर तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं। वो जाने के लिए मुड़ा। एक वकील होने की हैसियत से तुम्हें पहले जीत के मुतालिक सोचना चाहिए था, बजाय दोस्ती के, क्योंकि जब आप एक बार का वकील बन जाते हैं तो हमेशा वकील ही रहते हैं। ये लत है जो दादागीर बना देती है। वो रुका। उसे पलट कर उन्हें देखा। मेरा ताल्लुक जिस मज़हब से है उसमें दिल मारने वाले को और हक़ को देखकर हार तस्लीम करने वाले को खुशी की बशारत है। इसलिए उस औरत के ख़िलाफ़ अपील करे या मुझे नौकरी से निकाले, मुझे किसी चीज़ का दुख या अफसोस नहीं, क्योंकि वो औरत बेकसूर है। सॉलिसिटर उसे खामोशी से देख रहा था। वो मज़ीद कुछ कहे बड़े बड़े डग भरते हुए बाहर जाने लगा। कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ। चीफ ने एक सर्द आह भरी। सॉलिसिटर ने उन्हें देखा। सीसीपी उसने अपनी पूरी कोशिश की थी। जवाबन उन्होंने उसे भी बाहर का रास्ता दिखाया। दफ़ा हो जाओ, और वो गुस्सा जब्त करके पलट गया। हाजरा और बिली सड़क पार करते हुए चल रहे थे। मुझे अब्राहम की नौकरी बचानी है, वो बिली से कह रही थी। हमें आज हर हाल में उस डॉक्टर को अंदर करवाना है, बिली फिक्र से बोला। लेकिन हमें उसका नफ्सियाती रिकॉर्ड भी तो नहीं मिल रहा। हाजरा ने मुट्ठियाँ भींच ली। अब मुझे लगता है मुझे हवा में तीर चलाना होगा, ये बहुत ख़तरनाक हरबा है, बिली झट से बोला था। पर क्या कर सकते हैं। उसके माथे पर बल पड़े। दिल चाहता है उस डॉक्टर को फंसा दूँ, हंस के कत्ल का इल्ज़ाम उसके सर पर लगा दूँ। इंग्लिस्तान में हंस को कत्ल करना गैर कानूनी है, या फिर उसके कमरे में सुलेमानी मछली रखवा दूँ। इंग्लिस्तान में सैल्मन फ़िश किसी को देना शक व शुबा पैदा करता है, क्योंकि अमूमन ये मछली गैर कानूनी बेची जाती है। सैल्मन एक्ट ऑफ 1986। खैर, उसे याद आया, कोरी से तुम्हारे ताल्लुकात कैसे हैं। बिली का चेहरा बुझ गया। बेहद ख़राब, बहुत नाराज़ है। कहती है मैंने उसे तुम सब के सामने शर्मिंदा किया है। हाजरा ने कुछ सोचते हुए उसका कंधा थपथपाया। हो जाएगी ठीक। उसने गहरी सांस ली और कहने लगी, कर लेंगे हम उसे ठीक, पर अभी मुझे अब्राहम की नौकरी बचानी है और आज मैं उस मासूम बच्ची के कातिल को भी पकड़वा कर रहूंगी। मैंने माजी में बहुत माओं के दिल दुखाए हैं। वो याद करने लगी। सेशन कोर्ट में एक माँ की चीखें उसे सुनाई दे रही थी। मेरी बेटी। उसकी आंखों के सामने अपने डॉक्टर मौकिल की तस्वीर आई। पुलकेस में वालिदीन चीख चीख कर रो रहे थे। उसने मुट्ठियां भीजी। मुलजिमा का नाम अनीला अनवर चुगताई है। शाज उसके रूबरू बैठा था। वो याद कर रही थी। उसकी बच्ची को बाजियाब करवा लिया गया था। अगली सुबह शाज घर छोड़ कर जा चुका था। उसे मुलजिमा से मिलने जाना था। वो जब उससे मिलने आई तो वो उसके सामने गुस्से से बैठी हुई थी। हाँ तो अनीला, वो कलम घुमाते हुए उसे देख रही थी। तुम्हारा केस अब आसान है और ज़िंदगी भी। तुमने क्यों मेरी बच्ची को ढूंढा।
वो चिल्लाकर बोल पड़ी। हाजरा रुकी, उसने कलम घुमा कर रखा। क्योंकि वो तुम्हारी बच्ची है और उसे तुम्हें ही संभालना है। बच्चे प्रोडक्ट नहीं है जिन्हें किसी को भी दे दिया जाए। अपने बच्चे खुद संभालते हैं, इन्हें रिश्तेदारों को भी पालने के लिए नहीं देते। और तुमने अपनी 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 बच्ची अपनी दोस्त को दे दी। तुम्हें पता है माँ के बगैर ज़िंदगी कैसी गुजरती है? वो तंजिया हंसी। हाजा ने भौतान लिया। उसने आंसू से उसे देखा। तुम मेरी जगह होती तो मेरी सूरत हाल को समझती। मैंने अपनी बच्ची के मुस्तकबिल के लिए उसे अपनी दोस्त को दिया था। उसका अच्छा मुस्तकबिल तुम भी उसे दे सकती हो। बहस जारी थी। उसने बगौर उसे देखा। और तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? उसने सीने से बाजू लपेटे। देखो, बात सीधी है। ज़िंदगी में वो चीज़ें कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा और इज्जत, और मुझे इन दोनों को कमाना है। वो सांस लेने के लिए रुकी। हम उस पर मुकदमा करने की बजाय तुम्हारे शौहर से मुंह मांगा पैसा मांगेंगे, और उस पैसे को तुम कहीं भी इन्वेस्ट करके सारी ज़िंदगी आराम से गुजार सकती हो। बदले में तुम्हें क्या चाहिए? उसने संजीदगी से पूछा था। वो धीरे से मुस्कुराई। मेरी फीस और मेरे खोजी की फीस। अनीना ने हंसते हुए कुर्सी से टेक लगाई और फिर जब्त नहीं कर सकी तो मेज़ बजाकर उस पर चिल्ला पड़ी। तुम फरिश्ते की शक्ल में शैतान हो, शैतान। उसने बेबसी से शाने उचकाए। मैं मजबूर हूँ। वो कहते हैं ना, ही हु हैज़ नो मनी इन द पर्स मस्ट हैव हनी इन द माउथ। अनीना ने अपनी आंखें मीच कर खोली। तुमने अपनी इमेज और फीस के लिए मेरी बेटी को दोबारा उसी दलदल में ढकेल दिया। मैं तुम्हारी तलाक लेने में भी मदद करूंगी। वो तड़प कर कहने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बच्ची यहाँ रहती और अपने बाप के बगैर ज़िंदगी गुजारती। मैं उसे एक नॉर्मल ज़िंदगी देना चाहती थी। तो तुम भी तो उसे नॉर्मल ज़िंदगी दे सकती हो, उसने नासमझी से कहा था। उसकी आंखों से आंसू टूट रहे थे। मैं तुम्हें जेल से बाहर निकाल रही हूँ। मगर वो आबदीदा नफ़ी में सर हिलाते कह रही थी, तुम मुझे नहीं समझ सकती, तुम मुझे नहीं समझ सकती। वो हाल में खड़ी थी। कब से गाड़ियाँ तेज़ी से गुजर रही थी। हाजरा, आवाज़ पर उसने बिल्ली को देखा। हाँ। उसने सामने अस्पताल की जानिब इशारा किया। हाँ। वो आगे बढ़ी। अंदर अस्पताल में वो दाखिल हुई। बिल्ली उससे अलग हो गया। उसने उसे अंगूठा दिखाया। हाजरा ने रिसेप्शन पर आकर डॉक्टर का कारमाइकल का पूछा। चंद लम्हे गुजरे तो वो डॉक्टर कोट की जेबों में हाथ फंसाया, उसके सामने चलाया। उसे देखकर वो ज़रा चौंका, फिर चेहरे की तासुरात नॉर्मल करने लगा। हाजरा मुस्कुराई। तुम्हारा नफ्सियाती रिकॉर्ड मुझे मिल गया है। अच्छा, जवाबन वो भी मुस्कुराया। और क्या मेरा डॉक्टर मान गया? उसने धीरे से सर हिलाया। हाँ, मान गया, जैसे तुम मान गए। उसने मुस्कुराहट में तनफ़्फ़ुस छुपाए हुए पूछा। चाहती क्या हो? तुम्हारी मौकिला तो बरी हो गई है, हो गया ना तुम्हारा काम? उसने नफ़ी में सर हिलाया। मैं नहीं, मैं तुम्हें। वो आगे बढ़ी। उसने उसकी जानिब झुककर सरगोशी की। अंदर करवाना चाहती हूँ। उसकी आंखें ज़रा फैली। वो उसकी आंखों में देखने लगी। उस बच्ची की कल्ब हरकत कुदरती तौर पर बंद नहीं हुई थी। मुझे पता है वो कौमा या वेजिटेटिव स्टेज में जा सकती थी। तुमने उसकी माँ को मजबूर किया। तुमने उस बच्ची को उससे मरवा दिया, और जब तुम फंसने लगे तो तुमने गवाही बदल दी। वो बेतासुराना अंदाज में उसे देख रहा था। क्या हुआ? वो महफूज हुई। ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी आंखें सफाक होने लगी। तुम जैसे बेशुमार कातिलों के केस सेटल कर चुकी हूँ। मर्द जिससे मोहब्बत करता है उसे दुख नहीं पहुँचाता। अगर आज तुम्हारी माशूका जिंदा होती तो उसे ये जानकर बहुत दुख होता कि तुमने क्या किया है। उसने सब्र से लब भींच लिया। जाओ, इससे पहले तुम्हारा डॉक्टर तुम्हारे खिलाफ सीटी बजा दे। मुताबिकत कर लो उससे। वह हाजरा की आंखों में इस कदर एतमाद देखकर दंग रह गया। जाओ, कुछ कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि आज शाम तक तुम गिरफ्तार होने वाले हो। मार लो जितने हाथ पैर मारने हैं। तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। उसने हाथ साफ करके उसके मुंह के करीब ताली बजाई। वो पलटा और तेजी से बड़े बड़े डग भरते हुए जाने लगा। हाजा ने उसे जाते हुए देखकर गले से थूक निकला और दिल पर हाथ रख लिया। अब सब खैर हो जाए, मेरा तुक्का लग जाए और इसका नफ्सियाती रिकॉर्ड हो। उसका मफरूज़ा कहता था उसका नफ्सियाती रिकॉर्ड होगा, मगर दिल कह रहा था नहीं, उसका कोई नफ्सियाती रिकॉर्ड नहीं है। हेलो बिली। कमरे के बाहर खड़ा अंदर झाँक रहा था। कारमाइकल फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। हाँ ठीक है, मिलकर बात करते हैं। उसने रिसीवर रखा। उसने उसके कंधों की हरकत देखी और वो सर पर फीड और हेड बराबर करते हुए घुमा। चंद लम्हों बाद कारमाइकल बाहर निकला और तेज़ी से जाने लगा। बिली पलटा, उसे जाते हुए देखा और फ़ौरन से उसके कमरे में दाखिल हुआ। उसने दाएं बाएं जानिब देखा और मेज़ की तरफ आया। उसने फिलफौर रिसीवर उठाया और कान से लगाते रीडायल किया। घंटी जाने लगी। उसके दिल की धड़कन तेज़ हुई। टेलीफोन उठा लिया गया। हेलो, दिस इज़ अपोलो हॉस्टल। बिली की नीली आंखें ज़रा बाहर की जानिब आई। अपोलो हॉस्पिटल। उसने रिसीवर रख दिया और मुट्ठियाँ भींच ली। मिल गया पता। वैसे वो रेस्टोरेंट में बैठे थे। बिली उससे पूछ रहा था,
इब्लीस के नुमाइंदों के मुतालिक तुम्हारे मफरूज़े हमेशा सही कैसे होते हैं? बिल्ली को दिलचस्पी हुई थी। उसने मिमटो पीते उसे देखा, फिर लबों से गिलास हटाया। क्योंकि मैं शैतान की वकील रह चुकी हूँ। वो उठने लगी। चलो अस्पताल भी जाना है। आधे घंटे बाद बिल्ली और हाजरा एक इमारत के सामने खड़े थे। बिल्ली चश्मा लगाए निगाहें फेर कर देख रहा था। हाजरा ने सर फेरा। क्या तुमने वाकई में इसी अस्पताल का नाम सुना था? हाजरा ने उससे पूछा। नफसियाती अस्पताल तो यही था। एक मिनट बिल्ली ने चौंक कर उसे देखा। ये कोई जाल तो नहीं? सामने खड़े बिल्ली के चश्मे में हाजरा को अपने पीछे से एक आदमी का अक्स दिखाई दिया। वो चिल्लाकर आगे बढ़ी। बिल्ली ने सामने देखा। डॉक्टर कारमाइकल हाथ में सरिया पकड़े हुए खड़ा था। बिल्ली ने उसे देखते हाजरा का बाजू गिरफ्त में लिया। है पीछे। उसकी दिल की धड़कनें तेज हुई। वो खौफजदा के आलम में उसे देख रहे थे। देखो, हाजरा बिल्ली के पीछे खड़े बोल रही थी, मगर वो सफाक नजर से उन्हें देख रहा था। ये वाकई नफसियाती मरीज है। बिल्ली बेइख्तियार बोला। अब्राहम दफ्तर में बैठा हुआ था। उसके सामने उसका इस्तीफ़ा पड़ा था। सामने सामान रखने के लिए उसने कार्टन मंगवाया था। तो उसने दोस्ती और नौकरी के दरमियान दोस्ती को चुना था। मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैंने नौकरी और दोस्ती में से दोस्ती को चुना है। उसने इस्तीफ़ा उठाया, मग से कलम निकाला। एमिली ब्रांट ने कहा है, मोहब्बत कांटेदार गुलाब है और दोस्ती सदाबहार बेरी का दरख्त। वो दस्तखत करने लगा। बाहर दस्तक हुई। वो रुका। बाहर का दरवाज़ा खुला। चीफ अंदर चले आए। अब्राहम फ़ौरन से उठ खड़ा हुआ। बाहर का दरवाज़ा बंद हुआ। उन्होंने उसके सामने आते एक गहरी सांस ली और बड़ी हिम्मत से कहने लगे, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, मगर तुम्हें उस औरत को छोड़ना होगा। अब्राहम ने कलम पटक कर मेज़ पर रखा। चीफ चौंक गए। मैं उस औरत को छोड़ दूंगा। उसकी उंगली उठी, मगर उसे लब दबाकर खोले। पहले आप उसका मफरूज़ा गलत साबित करें। क्या कहा? चीफ की गुस्से से आंखें सुर्ख होने लगी। मैं क्यों साबित करूं? और क्या मैं नौकर हूं तुम्हारा जो तुम मुझ पर हुक्म चला रहे हो? नहीं सीसीपी। उसने नफ़ी में सर हिलाया। सिर्फ आप नहीं, हम सब इस अवाम के खादिम हैं, क्योंकि हमारे कंधों पर उसके तहफ़्फ़ुज़ की भारी भरकम जिम्मेदारी है। आप पुलिस से दरख्वास्त करें। बस अब्राहम। वो उस पर गरज पड़े। बस मैं नहीं, बस आप करें सीसीपी। वो उनके सामने चला आया। कुछ तो इंसानियत का मुजाहरा करें। हम इंसान हैं, जानवर नहीं। जानते हैं हम में और जानवरों में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। एक इंसान की इज्जत को उसकी रीढ़ की हड्डी से तशबीह दिया जाता है, और जानवरों की रीढ़ की हड्डी इंसान की हड्डी के मुकाबले चौड़ी और झुकी हुई होती है। हमें कुदरत ने उठने का मौका दिया है। कोई झुका हुआ हो तो अल्लाह ने हमें उसे उठाने की सलाहियत दी है, मगर हम जानवरों से बदतर है। एक हाथी दूसरे हाथी को मीलों पार सबसोनिक साउंड पहुंचाकर उससे मदद तलब कर लेता है, मगर हम इंसान अपने ज़मीर और छठी हिस्स के होते हुए भी जुल्म को देखकर आंखें बंद कर लेते हैं। बहुत अफसोस की बात है। आज आपके इस रवैये ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम अशरफ है भी या नहीं, क्योंकि ये हम जैसे लोग हैं जो आम आदमी को जोकर बनाते हैं। क्या कहा? वो उसके आखिरी जुमले पर शर्मिंदा से हो गए। अब्राहम ने उनका सवाल नज़रअंदाज किया। जुर्म अमल से होता है, मगर उसके बाद बदअखलाकी उसे मज़ीद बड़ा जुर्म बनाती है। सीसीपी में आपको एक ग्रा एक गार्डिनर को पढ़ने की तजवीज़ करूँगा, क्योंकि उसका कहना है हमें इखलाकी जराइम पर भी लोगों को सज़ा देनी चाहिए। पता नहीं हमें कब ये बात समझ आएगी कि हमें लोगों को अदना महसूस नहीं करवाना, उन्हें उनकी नज़रों में नहीं गिराना, उन्हें मोतबर बनाना है, उनकी बात नहीं काटनी, उन्हें इजहार राय का हक देना है, उनका हौसला शिकनी नहीं करनी और उनकी कमर तोड़कर उन्हें मफलूज नहीं बनाना। टेलीफोन की घंटी बजने लगी। अब्राहम ने एकदम रिसीवर की जानिब देखा। राब्ता टूट गया। घंटी मुसलसल बज रही थी। अब्राहम ने पलटकर रिसीवर उठाया। उसने कान से रिसीवर लगाया। हेलो हेलो, कौन? उसकी आंखें चीनी हुई। मैं कौन बोल रहा हूँ? इस वक्त ये ज़रूरी नहीं। अपोलो नफ्सियाती अस्पताल के बाहर तुम्हारे दोस्त मुश्किल में हैं। अपोलो अस्पताल? वो कुछ समझ नहीं पाया। कुछ रोज़ पहले वहाँ आग लगी थी, मतलब वो इमारत बंद थी। ओह, मैं ये सूरत हाल नहीं संभाल सकता। अपने किसी वाकिफ़ पुलिस को वहाँ भेजो। अगर मैंने पुलिस को बुलाया तो तुम्हारे दोस्त भी अंदर जाएंगे, क्योंकि वो गैर कानूनी तौर पर किसी केस की तहकीक कर रहे हैं। ओह नो, उसने आंखें मीच कर कॉल काटी। सीसीपी उसे नासमझी से देख रहे थे। अब्राहम फटाफट नंबर मिलाने लगा। उसके हाथ कपकपा रहे थे। तुम बैटमैन वाली मूवी में किसकी तरफ थे? बैटमैन या जोकर? मुझे बताओ। हाजरा के इसरार पर उसने कहा, बैटमैन क्यों? वो क्यों? और जोकर क्यों नहीं? वो कहने लगी, क्योंकि वो कानून का साथ नहीं देता और वो उसके खिलाफ जाता है, और बैटमैन को भी यही करने की तरगीब देता है। हाँ, कॉल मिलाकर उस पर
उस पार घंटी गई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मगर क्या तुमने ये सोचा है कि वो कानून का सहारा लेना क्यों नापसंद करता है? वो मरना क्यों चाहता है? वो मौत से क्यों नहीं डरता? और क्यों वो मौत की तमन्ना करता है? हेलो। उस पार उसे मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मैं प्रोसिक्यूटर अब्राहम, वो तेज़ी से बता रहा था, क्योंकि वो तुम्हारी तरह नफसियाती मरीज़ है, नार्सिसिस्ट। चीफ मुंजमद खड़े थे। वो जख्मी सा मुस्कुराई थी। हाँ, वो भी मेरी तरह तंजिया मिजाज है, बहुत हंसता है, खुश रहता है और ये भी कहता है। ये मुस्कुराहट सिर्फ उसकी जिल्द तक है, अंदर से वो रोता है और कानून से वो कोई उम्मीद नहीं रखता। हो सकता है उसकी भी एक कहानी हो। अब्राहम ने रिसीवर रखते अपना इस्तीफ़ा उठाया और चीफ की जानिब आने लगा। हो सकता है कानून ने उसकी मदद ना की हो, उसे मौका ना दिया हो, कानून ने उसे तहफ़्फ़ुज़ ना दिया हो। अब्राहम को अपनी ही चीफ से कही हुई दरख्वास्त सुनाई देने लगी। उसने अपना इस्तीफ़ा फाड़ कर चीफ के सामने फेंका और उन्हें तंबीह की। अगर मेरे दोस्तों को कुछ हुआ तो मैं ये इमारत ऊपर से नीचे तक हिला कर रख दूंगा। और वो तेज़ी से दौड़ते हुए बाहर की जानिब जाने लगा। चीफ ज़मीन पर कागज़ की पर्चियों को गिरते हुए देख रहे थे। अगर खुदा खुदा करके ये इदारा बन ही गया है। बाहर का दरवाज़ा ज़ोर से बंद होने की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। तो ये दोनों इससे क्यों हिला कर रखना चाहते हैं? वो दीवाना वार दौड़ रहा था। हाजरा की आवाज़ें उसे खौफज़दा कर रही थी। शायद इसलिए वो शैतान का वकील बन जाता है। कभी झाँक कर तो देखो उसमें कि वो क्यों इतना हंसता है। क्या उससे कोई पूछता है कि तुम्हारा मसला क्या है? उन्हें उस पुरखतर मकाम पर तसव्वुर करते हुए भी काँप रहा था। नहीं पूछता, इसीलिए शायद उसने गैर कानूनी रविश को इख्तियार कर लिया। अगर कोई उसकी कहानी सुनता, कोई उसका हाथ थामता, उसके सर पर मौजूद रहता, तो वो खुद को लोगों समेत खतरे में नहीं डालता। शाम गहरी हो रही थी। हाजरा और बिली वहाँ तन्हा खड़े थे। बिली ने दरख्वास्त की, इस औरत को जाने दो, यह हामला है, इसे यहाँ मैं लेकर आया था। हाजरा ने जज्बाती होकर उसे देखा। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। बिली ने घूर कर उसे देखा। उसने बिली के शाने पर मुक्का रसीद किया। ये मुझे नहीं, मैं इसे यहाँ लाई थी। उसने सामने देखा। इसे जाने दो, बकवास बंद करो तुम। बिली ने उसे झिड़का था। हाजरा ने सामने देखा। हमें जाने दो, यकीन करो हम तुम्हारा नाम किसी के सामने नहीं लेंगे। मेहरबानी करके हमें जाने दो। मैं हामला हूँ और मेरे दोस्त की अभी नई नई शादी हुई है। मगर वो सरिया आगे लेकर आया। हाजरा की चीख निकली। वो सरिया आगे बिली को मारने लगा। उसने बड़ी मजबूती से सामने से उसे पकड़ लिया। हाजरा ने बौखला कर दाएं बाएं देखा। दफा के लिए वहां कुछ भी नहीं था। हा हा। उसकी निगाह पैरों की तरफ गई। उसने झुककर अपनी हील उतारी। बिली पूरी कुव्वत लगाए सरिये को रोक रहा था। चेहरा सुर्ख हो गया। उसने दांत पीसे। उसने गहरी गहरी सांस लेते हील की नोक जोर से उसके सर पर मार दी। उधर से कर्राह कर चिल्लाया। सरिये पर उसकी गिरफ्त कमजोर हो गई। बिली ने उसे लात रसीद की। तभी सरिया जमीन पर गिर गया। हाजरा 2 कदम पीछे गई। सामने से डॉक्टर कारमाइकल ने बिली को पकड़े दीवार की जानिब धक्का दिया। हाजरा ने फौरन से आगे आकर उसके बाल खींचे, मगर उसने उसे धक्का दिया और वह मुश्किल हाथों के बल खुद को संभालते हुए गिरी। हाँ, उसे एक लम्हे के लिए यकीन नहीं आया। मेरे बच्चे! ओह! बिली के सर से खून निकल रहा था। उसने दफा में डॉक्टर कारमाइकल को मुंह पर मुक्का रसीद किया। हाजरा ने जमीन पर गिरी अपनी हील उठाई और लंगड़ा कर उठी। उसने पीछे से उसके सर पर हील मारी, मगर वो मुड़ा। उसने उसे गले से पकड़कर दीवार से लगा दिया। बिली दर से कराते हुए गहरी गहरी सांसें लेकर सामने आया। हाजरा ने उसे धक्का देने की कोशिश की। बिली ने पीछे से आते उसे खींचकर पीछे किया। हाजरा खास पड़ी। भागो यहाँ से! बिली असो चिल्लाया। सामने से डॉक्टर कारमाइकल फिर से आया। बिली ने उसे बाजू से थामा। हाजरा का सर घूम रहा था। ऐसा लग रहा था उसका दम घुट रहा था। उसने दीवार थामते सांस लेने की कोशिश की। बिली ने उसका सर दीवार पर मारा। हाजरा वहीं दीवार से लगते बैठने लगी। भेड़िए, तुम्हें चीर कर उस बच्ची को बाहर निकाल लूंगा जिसे तुम अपने बदले का निवाला बनाकर निगल गए हो। चिल्लाते हुए सामने आया। हाजरा पर उसकी निगाह गई। तभी उन्हें गाड़ियों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। हाजरा ने सर उठाकर देखा। वह लंगड़ा कर उठने लगी। कारमाइकल फौरन वहां से भागने लगा। हाजरा ने उसे जाते हुए देखा और सामने पड़ी अपनी हील उड़ाकर फेंकी और वो उसके सर पर लगी। वो चीख कर थोड़ा झुका। गाड़ियों से पुलिस अफसरान निकलने लगे। उन सब ने पिस्तौल निकाल ली। हाजरा लंगड़ा कर आगे चली आई। बिली ने सामने से सर को छुआ और देखा हाथ पर खून था। पुलिस की गाड़ियों के पीछे एक कैब आते हुए रुकी। अब्राहम बाहर निकला। पुलिस ने उसे रोका। मैं प्रोसिक्यूटर अब्राहम हूँ, वो उन्हें बता रहा था। पुलिस ने कारमाइकल का मुहासरा कर लिया था। हाजरा ने बिली को देखा। तुम ठीक हो? जो कि वो कहीं से नहीं लग रहा था। तुम? हाजरा ने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ मैं बिल्कुल। और अगले लम्हे उसका सर घूम गया। अब्राहम को पुलिस ने आगे आने की इजाज़त दी। अगले लम्हे वो दीवार से लग गई। बिली एकदम चिल्लाया, हाजरा! सामने से आते अब्राहम लम्हे भर के लिए तासुर नहीं दे सका। बिली तेज़ी से आगे बढ़ा। उसने अब्राहम को देखा। ये गिरी है। उसने इसका गला भी दबाया है। सब ठीक होगा ना?
उसके आवाज़ गुम हो रहे थे और वो उसे सर्द पड़ती आंखों से देखते हुए बस यही कह सका, पता नहीं। एक भगदड़ सी मच गई थी। पुलिस ने उनकी हालत देखकर 22 बरस से कब्ल उन्हें अस्पताल जाने दिया। एम्बुलेंस में डॉक्टर ने बिली के फटे हुए सर के लिए फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की थी। हाजिरा स्ट्रेचर पर बेहोश लेटी थी। अब्राहम ने बिली को देखा, फिर हाजिरा को। उसका बीपी चेक हो रहा था। वो बिली को देखते चिल्ला पड़ा, किससे पूछ कर गए थे तुम लोग वहाँ? डॉक्टर ने उससे सख्ती से कहा। प्रोसिक्यूटर साहब, बिली का सर झुका हुआ था। हमने तुम्हारी नौकरी बचाने के लिए ये सब किया था, अब तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी। उसकी आंखों में पानी था। उसने सर झुकाकर सामने से पकड़ लिया। तुम दोनों को अगर मेरे लिए कुछ करना था तो तुम दोनों को एहतियाती तदाबीर के साथ वहां जाना चाहिए था। उसने हाजरा को देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं मॉम को ये सब कैसे बताऊंगा? बिली जवाबन कुछ नहीं कह सका। कोरी से तुम्हारे ताल्लुकात कैसे है? उसने हाजरा को देखा। बेहद ख़राब, बहुत नाराज़ है। कहती है मैंने उसे तुम सबके सामने शर्मिंदा किया है। उसे अपने कंधे पर थपक महसूस हुई। हो जाएगी ठीक। उसकी नज़रें झुक गई। कर लेंगे हम उसे ठीक। सब ठीक है क्या? हाजा की चीख कर पूछने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। मेरे बच्चे ठीक है ना? बाहर अब्राहम सर पकड़ कर बैठा था। तीनों तीनों ना? वो बिलक बिलक कर रो रही थी। ऐसे क्यों हो रहा है फिर? श्योर तीनों ठीक है ना? डॉक्टर उसे तसल्ली दे रही थी। हो जाता है ऐसा, सब ठीक है। वो अंदर बेयकीनी से डॉक्टर को देख रही थी। मुझे डर लग रहा है, मजीद जोर से चिल्ला रही थी। मुझे डर लग रहा है बहुत। वो बाहर बैठा उसके सिसक सिसक कर रोने की आवाज़ें सुन रहा था। बिली बौखलाई हुई कोरी अस्पताल में चली आई। बिली वार्डरूम में पलंग पे लेटा था। उसके सर पर पट्टी कर दी गई थी। उसे ज़्यादा गहरी चोट नहीं आई थी। कोरी अंदर रूम में आई तो उसके सामने चली आई। बिली ये क्या हो गया है? उसने एक नज़र उसे देखा, फिर संजीदगी से कहने लगा, कुछ नहीं हुआ, मेरे काम में ऐसा हो जाता है। वो कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गई। फिर भी इतनी चोट? वह हाजरा की वजह से फिक्रमंद था। अब्राहम अब भी हाजरा के कमरे के बाहर बैठा हुआ था। पता नहीं उन्हें यहाँ और कितनी मरतबा आना था। पता नहीं ये औरत घर पर क्यों नहीं बैठती। पता नहीं इसके साथ मसला क्या है। कमरे का दरवाज़ा खुला। उसने नर्स को बाहर आते हुए देखा। इससे पहले वो कुछ बोलती अब्राहम ने उसे हाथ दिखाया। पहले मेरी सुन ले। वो खामोश हो गई। मैं बच्चों का बाप नहीं वली हूँ, मैं उनका बाप नहीं हूँ। नर्स ने कहा, ठीक है। उसने एक गहरी सांस ली। मरीज़ा का बीपी और शुगर बहुत तेज़ है। उन्हें शिकमी दर्द भी है। ब्लीडिंग भी हो रही है, लेकिन वो होश में है। वो खामोशी से सुन रहा था। बिली ड्रिप स्टैंड लेकर सामने से आ रहा था। कोरी उसके साथ चल रही थी। अब्राहम ने उसे देखा और फौरन से आगे चला आया। क्या हुआ है? नर्स ने उसे देखते बताया। बस ठीक है। मतलब? बिली को कुछ समझ नहीं आया। एक हफ्ते मरीज़ा यहीं रहेगी, ट्रीटमेंट चलेगा उनका। ऐसा क्या हो गया है? फिक्रमंदी से बोला था। अंदर से घंटी की आवाज़ सुनाई दी। नर्स अंदर जाने लगी। कोरी ने अब्राहम से पूछा, अब मिसेस मोयना को क्या बताएंगे? अब्राहम वापस बैठने लगा। मुझे नहीं पता यार, इस सब की वजह शाज है। बिली ने बेयकीनी से उसे देखा। क्या वाकई? उसने आगे बढ़कर उसके चेहरे को बगौर देखा। अब्राहम, ये मत भूलो, तुम्हें हमारी खबर देने वाला उसका ही बंदा था। वो आदमी यहाँ नहीं है, पर उसने यहाँ ना होते हुए भी अपनी तमाम तर जिम्मेदारियाँ सरअंजाम दी है। अब्राहम ने बेजारी से उससे रुख फेर लिया। किसी को अपनी जगह रखकर जांचने से पहले खुद को उसकी जगह रखकर एक मर्तबा ये ज़रूर सोच लेना कि जो हमारे पास है क्या वो उसके पास है, क्या जो हमारी सूरत हाल है क्या वो उसकी भी सूरत हाल है। बिली सांस लेने के लिए रुका और फिर कहने लगा, मैं मानता हूँ वो तुम्हारी तरह CPS का प्रोसिक्यूटर नहीं है, ना ही तुम्हारे जितना अमीर है। तुम्हारी तरह उसका रिकॉर्ड भी साफ नहीं, लेकिन वो एक अच्छा इंसान है। अब्राहम ज़रा चौंका। वो चाहता तो अपने दुश्मन के साथ वैसा ही करता जो उसने उसके साथ किया था, मगर उसने इंतकाम नहीं लिया। वो सिर्फ अपने मुल्क के लिए लड़ रहा था। उसने इंतकाम नहीं, इंसाफ को फ़रोग दिया है। इसलिए वो आलम रोया के मुस्तहिक है। नर्स फिर से बाहर चली आई। उन्होंने उसे देखा। आप दोनों अंदर आए। बिली ने कोरी को देखा और इससे पहले कुछ पूछता कोरी ने उसका शाना थपका। जाओ। वो मुस्कुराकर आगे बढ़ा। अब्राहम और बिली अंदर चले आए। वो पलंग से टेक लगाए मरीज़ा का लिबास पहने हुए बैठी थी। पैरों के नीचे तकिए थे। अब्राहम ने हाथ बांधकर दरवाजे से टेक लगा ली। बिली कुर्सी खींच कर बैठ गया। उसे शदीद किस्म की थकान हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कौन कैसे पहल करे। हाजा ने गला साफ किया। बिली ने उसे देखा। वो अब्राहम से कहने लगी, शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं, मैंने ये अपने लिए किया है। अब्राहम ने अपना भाव उठाया। शर्मिंदा और मैं? हाँ। उसने इस बात में सर हिलाया। और वैसे भी अगर तुम मुसीबत में पड़ जाते तो मेरा काम कौन करवाता? जवाबन वो सख्त गुस्से से बोला। बकवास बंद करो हाजरा। वो खामोश हो गई। तुम हमेशा बेफजूल बोलती हो। हाजरा को कुछ याद आया। उसने सर उठाया। बिली ने उसे घूर कर आंखों से इशारा किया। नहीं, पर वो रह नहीं सकी।
इसी बेफजूल बोलने वाली ने तुम्हें आज अदालत में हराया है। ये सुनते अब्राहम मजीद तपा। हाजा, मैंने कहा है मुंह बंद रखो, इतना सा काम तुमसे नहीं होता। वो अब खामोश हो गई। तुम हमारी जान कब छोड़ोगी? ये सुनते वो अंदाज़ा लगाने लगी। आंटी ने कहा था, वो याद कर रही थी। 1 माह तो हो गया है, दूसरा शुरू है, 8 और 1 रिकवरी का। तकरीबन अब्राहम को बहुत गुस्सा आ रहा था। 9-10 माह बाद उसने उसे दोनों हाथ की उंगलियां दिखाई। ये आंटी ने कहा है, मैंने नहीं। वो जाने के लिए मुड़ा। वो बोली, मैंने ये वाकई अपने लिए किया है। वो रुक गया। मैं जिस सूरत हाल में हूँ, इसमें उन लोगों के पास नहीं जा सकती जिनका नुकसान मुझसे हुआ है। मैं अल्लाह के बंदों से माफ़ी नहीं मांग सकती, इसलिए दूसरे इंसानों की मदद करके तौबा कर रही हूँ। मुझे बहुत डर लगता है, हर वक्त डर लगता है। उसकी आवाज़ भीगने लगी। क्योंकि मेरी वजह से दूसरी औरतों ने अपने बच्चे खोए हैं। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे बच्चों के सामने ना मेरा किया मेरे बच्चों के सामने ना आ जाए। मुझे अल्लाह से बहुत डर लग रहा है। मैं क्या करूँ? बिल्ली कर्बनाकी से उसे देख रहा था। मैं उस बच्ची को इंसाफ दिलाना चाहती थी, इस उम्मीद से कि अल्लाह को मुझ पर रहम आ जाए। वो मेरे बच्चों का बाप उन्हें लौटा दे, वो मेरे बच्चों को सलामत रखे। उसकी आंखों से आंसू टूट रहे थे। वो गिरते हुए आंसू दोनों हाथों से साफ कर रही थी, मगर बार बार आंसू टूट रहे थे। मुझे कभी ये समय पहले महसूस नहीं हुआ, क्योंकि पहले मैंने कभी एक नॉर्मल ख़ानदानी ज़िंदगी गुजारी ही नहीं थी। मैंने एक मरतबा अदालत में एक जानी को डिफेंड किया। उसके खिलाफ अदालत में मद्दी वकील गवाहों को लेकर आए तो मैंने उन्हें गैर मोतबर करार देकर खुद को ये तसल्ली दी कि मैंने तो ये साबित नहीं किया कि वो जानी है, बल्कि मैंने ये साबित किया कि गवाह को गलती और शुबा हो सकता है कि मेरा मौकिल जानी है या जिना की जगह पर वो था। और ये 2 अलग चीज़ें हैं। क्या वाकई मुझे अल्लाह से बहुत डर लग रहा है? मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अब्राहम धीरे से पलटा। उसने उसे देखा। तौबा के बाद ज़माना जाहिलियत के गुनाह माफ़ है। अगर ये दीन अजनबी बना देता है तो साबिका गुनाहों से भी अजनबी बना देता है। उसने ये सुनते धीरे से सर हिलाया। यही उम्मीद है, इसी पर तो ज़िंदा हूँ। जब ज़िंदगी की राहों में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो यही सोच लेती हूँ, ऐसी कोई खूबसूरत सतह नहीं जिसके तहत एक तकलीफ दा गहराई ना हो। अब उसने बिल्ली को देखा। शुक्रिया बिल्ली, कोई बात नहीं, उसने सादगी से कहा। जब हम किसी की मदद करते हैं, ये हम नहीं करते। उसकी मदद का होना लिखा हुआ होता है। ये लिखा था, मैं ना होता तो कोई और होता। उसने एक गहरी सांस लेकर टेक लगाई। वो दोनों खामोशी से उसे देख रहे थे। अभी तक शाज का कुछ पता नहीं चला। बिली कहने लगा, चल जाएगा, अभी इन दिनों खतरा बहुत है, इसलिए उसे सफ़र नहीं करना चाहिए। वो सीने से हाथ लपेटते हुए सोचने लगी। वर्जिना वुल्फ इंग्लिस्तान की मशहूर अदीब को यहूदियों से सख्त नफरत थी। इसके बावजूद उसे एक यहूदी से मोहब्बत हुई और उसने उससे शादी की और उस शादी को आखिर तक निभाया। मेरा भी यही फैसला है। वो खामोश हो गई। उन दोनों को उसकी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी। वो उन्हें नहीं समझा सकती थी। अगर उसका इख्तियार होता तो वो मुझसे कभी मोहब्बत ना करता। वो आएगा तो। बिली ने अब्राहम को देखा। वो हम कलाम थी। उसे डॉक्टर को दिखाना है। उसे रूस में हुए हादसे की आवाज़ें अब भी सुनाई देती है। वो आलम रोया में जाता है। मेरी बात हुई थी डॉक्टर से। उसने कहा था ऐसे मरीज़ को बहुत सोना चाहिए, पर वो सोता ही तो नहीं था। दर्द के टेकों के सबब उसे नशे वाले सिगरेट लग गए। ना लगाता तो दर्द में रहता, ना ही नींद आती। पता नहीं इन दिनों वो क्या करता होगा। शायद फिर नशा इस्तेमाल कर रहा होगा। उन्हें चाहकर भी नहीं निभा सकती थी कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा नहीं बता सकती थी कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। शाज उससे दूर था, ठीक था पर ठीक नहीं था। वो खाइफ थी अगर उससे फिर किसी जमात ने अजियत पहुंचाई या अगर वो पकड़ा गया तो। उसने तमाम तर ख्यालात झटकते अब्राहम और बिली को देखा। वो कहने लगी, तुम दोनों इनायतों पर नज़र रखो। मैं अगले हफ्ते उसे हैम्पटन कोर्ट लेकर जा रही हूँ। कोशिश करूँगी कि जल्द अज जल्द मालूमात निकलवा सकूँ। महीना होने वाला है, तकरीबन उसका नया माल आने वाला होगा। बिली और अब्राहम मजाहत करना चाहते थे। उसने उन दोनों के भिजे हुए लबों को देखा। क्या हुआ? वो एकदम बोले, कुछ नहीं। और उसने बगौर उन्हें देखते सर हिलाया। अच्छा। शाज आएगा। फूल की पत्ती टूट कर नीचे गिरी। शाज नहीं आएगा। उसके पलंग के नीचे फूलों की पत्तियां बिखरी हुई थी। पत्तियां खत्म हो गई। उसने मुंह बसोर कर उस फूल को देखा और कचरादान में उसे फेंक दिया। आएगा। उसने थकान से पलंग से टेक लगाई। बैठ कर थकन हो रही है। उसने एक गहरी सांस लेकर आंखें घुमाई। यार, मुझे तो आदत नहीं है बैठने की। कितने सालों से यही चल रहा है। मैं नहीं बैठ सकती। अगर बखरवा कहते थे उसकी औलाद उसे ठीक करेगी तो अब्दुल तवाब भी कहता था। इसके बावजूद भी वो घर में टिक कर नहीं बैठ सकती। उसके मर्द उसे बहुत अच्छे से जानते थे। उसने कुछ सोचते सामने देखा। बाहर का दरवाज़ा खुला। नर्स अंदर चली आई। आपके इंजेक्शन का वक्त है। हाजरा उठ बैठी।
मेरा बीपी ठीक है, अब शुगर भी सही आई है, मुझे अब ब्लीडिंग भी नहीं है, ना ही दर्द है। उसने बिली को अपने ध्यान में अंदर आते हुए देखा और वो उसके सामने चला आया। खर्चा भिजवा दिया है मैंने। ये सुनते वो मुस्कुराई। चलो अच्छा हो गया। अब बिली की नज़र नीचे गिरी फूलों की पत्तियों पर गई। हाजरा, तुम इस काबिल नहीं कि तुम्हें फूल दिए जाए। वो सर झटके धीरे से मुस्कुरा पड़ी। नर्स उसे इंजेक्शन लगा रही थी। वो सोच रही थी, मुझे शाज ने कभी फूल नहीं दिए। ईद पर वो मेरे लिए गजरे लाया था। अब बिली को ये कौन बताता गजरे क्या थे। मैंने जब गजरे देखे तो उन्हें तोड़ने की कोशिश करने लगी और उसने मुझसे गजरे वापस ले लिए। नर्स इंजेक्शन लगा रही थी। एक नज़र उसने फूलों की पत्तियों को देखा और उफ करके बाहर निकल गई। उसने भी मुझसे कहा, तुम इस काबिल नहीं, तुम्हें फूल दिए जाए। उसने उसके झोड़े छोड़े पर उसके जूड़े पर गजरा चढ़ाया। तुम्हें ना सीधा फूल पहनाने चाहिए। ओह, उसकी आंखें खुली। तो गजरे फूलों वाले जेवर होते हैं। हाजरा ने उसे देखा। क्या हुआ? बिली ने उसे देखते गहरी सांस ली। देखो, यहाँ से निकलते ही तुम किसी नफसियाती तबीब को खुद को दिखा दो। जवाबन वो कुछ नहीं बोली। जाओ, माफ़ किया। उसने टेक लगाते हुए मेज से अखबार उठाया। आज मैं बहुत खुश हूँ। अखबार पर डॉक्टर कारमाइकल की खबर पढ़ रही थी। उसका नफसियाती रिकॉर्ड मिल चुका था, जिसमें वो ये बात कबूल कर चुका था कि उसे एमिलिया क्रिस्टोफर से नफरत थी और वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था। उसने मुतकब्बिराना अंदाज में अखबार को देखकर वापस रखा। मेरे मफरूज़े कभी गलत नहीं होते। ऐसा कोई दिल नहीं जिसमें दाखिल होने की हाजरा के पास चाबी नहीं। ऐसा कोई काम नहीं जो हाजरा से हुआ नहीं। ऐसी कोई पहेली नहीं जो हाजरा ने बूझी नहीं। उसे अब याद आया। अच्छा, खर्चा चला गया? बिली ने कहा। हाँ। वह हम कलामी करने लगी। शास के घर से किराया आ गया होगा। आधा महीना तो इसी से गुजर जाएगा। दाजी के पैसों से ऊपर ऊपर का खर्चा। अब्दुल तवाब ने भी अपना खर्चा निकाल लिया होगा। तहलील का तो आ जाता है। अब मेरी तरफ से सुलेमान उल्फत मॉन्स्टर इन लॉ और सबके लिए ईदी सही हो गया है। उसने अब पल के उठाकर बिली को देखा। तुम हनीमून पर जा सकते हो। उसने उसे दोनों हाथ दिखाया। नहीं, वो चौंकी। क्यों? वो उसे बताने लगा। अब मैं हनीमून पर गर्मियों में ही जाऊंगा। और इस हादसे के बाद कोरी मुझे समझने लग गई है। वो चंद लम्हों के लिए रुका और फिर पूछने लगा, सीपीएस में काम करोगी? ये सुनते वो महफूज होते बोली, मुझे कोई शौक नहीं डेविड की उंगलियों पर नाचने का। उसने उसे कायल करना चाहा। कम से कम ये हमारे नकली कार्ड इस्तेमाल करके सबूत इकट्ठा करने से तो बेहतर है। मगर वो कायल नहीं हुई। मैं दफ़ा में ही ठीक हूँ। सीपीएस में काम करना यानी बस सीपीएस को की हो जाना। दरवाजे पर दस्तक हुई। बिली ने पलट कर देखा। यस, बाहर का दरवाज़ा खुला। हाजरा बाहर की जानिब देख रही थी। डॉक्टर एमिलिया क्रिस्टोफर फूलों का गुलदस्ता पकड़े हुए बाहर खड़ी थी। उनके साथ एक आदमी भी थे। वो अल्फ्रेड नहीं थे। हाजरा ने मुस्कुराकर कहा, अंदर आइए। बिली उसे घूरते हुए फौरन से आगे बढ़ा। उसने पैरों से फूल की पत्तियां पलंग के नीचे करके छुपा दी। डॉक्टर एमिलिया अंदर चली आई। मुझे उम्मीद है तुम खैरियत से हो। उसने धीरे से सर हिलाया। जी। उसने साथ खड़े आदमी को उसने देखा। बिली फूलों की पत्तियां गायब करके हाथ आगे बांधकर खड़ा हो गया। आप बैठे ना। डॉक्टर एमिलिया बैठी। उसने अपने साथ आदमी का तारुफ दिया। ये मेरे भाई है, अल्बर्ट। कल ही अमेरिका से लौटे हैं। ये जिल्द के तबीब है। पिछले कुछ वर्षों से बहुत सी जिल्द से जुड़ी कंपनियों में बहैसियत तबीब काम कर चुके हैं। अच्छा। हाजा ने उन्हें देखा। अल्बर्ट क्रिस्टोफर, ये नाम उसने सुना था। वो एक नामवर जिल्द के तबीब थे। उनकी रिसर्च के मुतालिक उसने अखबार में भी पढ़ा था। उसने बिली को देखा और फिर उन्हें देखते पूछने लगी, आपकी रिसर्च को कितना वक्त हुआ है? 6 साल। बिली की नीली आंखें ज़रा फैली। हाजा का दिल ज़ोर से धड़का। हो सकता हो इन आयतों ने इनका काम चुराया हो। बिली ने झट से पूछा, कहीं आपका काम चोरी तो नहीं हुआ था? हाजा चौंकी। बिली। डॉक्टर एमिलिया और मिस्टर अल्बर्ट चंद लम्हों के लिए कुछ नहीं कह सके। वो कहने लगा, अगर हुआ है। उसने हाजरा की जानिब इशारा किया। मैं इसके साथ नहीं। हाजरा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मिस्टर अल्बर्ट ने गहरी सांस ली। मेरा काम चोरी हुआ था, पर यह बात आपको कैसे मालूम? डॉक्टर एमिलिया ने हाजरा के चेहरे को बदलते हुए तासुरात देखे। क्योंकि हमने तो कोई रपट दर्ज नहीं करवाई थी। हाजरा ने फिलफौर पूछा, तो आपको आपका काम कैसे मिला? मिस्टर अल्बर्ट ने अपना चश्मा उतारा। एक नौजवान लड़का था, लगभग 26-27 बरस का था। मेरा काम चोरी होने के बाद उसने मुझसे रब्ता किया था। क्या उसका कद 6 फुट कुछ था? और यहाँ उसने दाएं जानिब से चेहरे का किनारा छुआ। यहाँ बारीक सा तिल था। बिली ने उसे एहतजाजन मुस्कुराकर कहा। हाजरा कोई इतनी गौर से उसका चेहरा क्यों देखेगा?
हाजा ने अनसुनी कर दी। क्या वो जुनूनी एशिया से था? उसकी बेताबी पर मिस्टर अल्बर्ट याद करते हुए बोले, हाँ ऐसा ही था। लेकिन डॉक्टर एमिलिया उससे पूछने लगी, आप उसे कैसे जानती हो? जज्बाती होकर बोली, वो मेरा शौहर है। क्या उसने आपके तहकीक के कागजात को ढूंढने में आपकी मदद की थी? उन्होंने इस बात में सर हिलाया। हाँ, डॉक्टर एमिलिया उसे याद करते हुए खुशगवारी से कह रही थी, ओह ही वॉज अ चार्मिंग बॉय। हाजरा की आंखें नम होने लगी। दैट चार्मिंग यंग बॉय नाउ अ मैन एंड ही इज़ माई हस्बैंड एंड फादर ऑफ माई चिल्ड्रन। वो मिस्टर अल्बर्ट से मज़ीद जानना चाहती थी, क्या आप इनायतों को जानते हैं? उसके सवाल पर उनका चेहरा सुर्ख हो गया। बिली पलंग पे हाजरा के साथ बैठ गया। क्या आप ये कहने वाले हैं कि उसने आपका काम चुराया था और क्या वो आपके मातहत काम करता था? डॉक्टर एमिलिया ने अपने भाई को देखा और फिर उन्हें, हाँ उसी ने मेरे भाई का काम चुराया था। उसी की वजह से मेरे भाई की रिसर्च में ताख़ीर हुई। हम रिपोर्ट करना चाहते थे मगर तुम्हारा शौहर गायब हो गया। बिली और हाजरा ने एक दूसरे को देखा। वो अब उन्हें ये नहीं बता सकते थे कि वो क्यों गायब हुआ था। उस लड़के के पास कुछ मालूमात थी और मुझे आज तक समझ नहीं आता कि वो हमारी मदद क्यों कर रहा था। उसका और उस जापानी का क्या ताल्लुक था? अब उन्होंने एक दूसरे को फिर से देखा। हाजा ने सोचा, या तो उसके साथ सरदार के लिए सौदा करना था या उसका धंधा बंद करवाना था। मिस्टर अल्बर्ट पूछने लगे, अभी आपका शौहर कहाँ है? बिली तरारी से बोला, बड़ी मुश्किल में है। डॉक्टर एमिलिया फिक्रमंद हुई। खुदा उसका निगहबान हो। हाजा का भाव उठा। कुछ सोचते उसने उन्हें देखा। अगर मेरा शौहर वापस आ जाए और आपको मालूमात दे दे तो क्या आप इनायतों के खिलाफ मुकदमा करेंगे? बिल्कुल। उन्होंने हाँ करने में एक लम्हा नहीं लगाया। हाजरा मुस्कुरा पड़ी। हम उसे पकड़ेंगे, उस पर गैर कानूनी ग़िज़ाई गोलियां, मंशियात फरोशी और किसी का काम चुराने का मुकदमा करवाएंगे। इसके साथ उसकी फ़ाइल बंद होगी। शाज़ की मालूमात उनके मुकदमे को मौतबर बना देगी और उस जापानी का किला कमा हो जाएगा। बेकसूर लोग बाहर और वो अंदर, अपनी सज़ा भुगतने के लिए तैयार। वो खुलकर मुस्कुरा पड़ी। अब मुझे उसका इंतखाब करने पर कोई अफसोस नहीं है। सारे मामले हल हो गए थे, सारे पत्ते खुल गए, खेल इख्तिताम को पहुंच चुका था। बस अब उसे एक चाल चलनी थी। डॉक्टर एमिलिया उसका और उसके शौहर का शुक्रिया अदा कर रही थी और उन्हें दुआएं दे रही थी। तुम दोनों ने मेरे ख़ानदान की बहुत मदद की है। खुदा तुम पर अपनी बरकतें फरमाए। खुश रहो, खुश रहो। उसके क्रिमिनोलॉजी के उस्ताद कहते थे, सच कभी भी अखबार के पहले सफ़े पर मौजूद नहीं होता। सच को तलाशना है तो उसे खोजी कुत्ते की तरह सूंघना होता है, खोदना होता है, क्योंकि उसे पैसों की गड्डियों की अवज़ ज़मीन में दफन किया जाता है। डॉक्टर एमिलिया और मिस्टर अल्बर्ट जा चुके थे। बिली उसके रूबरू बैठा था। शुक्र है मैं वक्त पर वापस आ गई, उसने एक ठंडी आह भरी टेक लगाते हुए धीरे धीरे कह रही थी। जब भी मैं उसका मुताला करती तो वो मुझे अपने काम के बारे में बताता था, लेकिन मुझे सिर्फ ये बात जानने में दिलचस्पी थी कि वो कौन था। मुझे उसकी मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर गुजरते वक्त के साथ मुझे इस बात का एहसास होने लगा, वो मुश्किल में है, उसे मेरी ज़रूरत है। वो मुझे ये नहीं बताना चाहता था मैं कौन हूँ, क्योंकि जिस दिन मुझे ये पता चलता वो कौन है, हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाता। वो खुद भी चाहता था मैं उसे बेकसूर साबित करने के लिए सबूत ढूंढूं, लेकिन वो सच बताने से भी ख़ायफ था। मेरी तहकीक रायगा नहीं गई। उस तहकीक की वजह से उसे कोई चीते की पहचान पर फंसा नहीं सका और उसे उसकी पहचान मिल गई। किस्मत ने अंजाम और हल जानते हुए बिसात लगाई। कड़ी से कड़ी जुड़ती गई। वक्त ने अमानत का पास रखा और अपने वक्त पर तमाम कुंजियों का पता बता दिया। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।